हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आज 13 नंबर का है। इससे पहले हमने 12 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। जिनमें साथियों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है, वो अवश्य वो क्लासेस देख लें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 120 डिग्री है। इस बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? तो भुजाएं निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ये हो गया प्रत्येक अंतःकोण की माप निकालने का फॉर्मूला, जो कि हमको कितनी दी हुई है? 120 दी हुई है। यहाँ से हम n निकाल सकते हैं। तो n को 180 से गुणा करा, 180 n माइनस 360 बराबर, ये इधर से इधर चला गया n, ये हो गया 120। 360 को इधर ले लो और 120 को इधर ले लो, कितना हो गया? 60 n बराबर 360। तो n की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 6 आ गई है। आपसे n पूछा है, यानी कि बहुभुज की भुजाएं पूछी हैं, तो बहुभुज की भुजाएं कितनी हो गई? 6 हो गई। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि अमन किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदना है और 576 रुपये में बेचता है, और विमल दूसरी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है और 672 रुपये में बेचता है, तो अमन के लाभ प्रतिशत और विमल के लाभ प्रतिशत के अंदर अनुपात क्या है? तो ये 384 में खरीदा और 576 में बेचा, तो इसका लाभ निकाल लेते हैं कितना होता है। तो 576 में 384 माइनस करा तो ये 2, ये 9 और 192। 192 रुपये का लाभ हुआ है। किस पे हुआ है? 384 पे। तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे हम, क्योंकि लाभ प्रतिशत की वैल्यू पूछी, कंपेरिजन पूछा है। तो 192 बटा 384 गुणा 100, ये 2 बार कटेगा। 2 से कितनी बार? 50 बार। तो अमन का लाभ कितना हो गया? 50% हो गया। सेम हम विमल का लाभ देख लेते हैं। 672 है और 1672 है। 1672 में से, एक मिनट रुकिएगा, इसको सही कर दूँ। 1672 है। 1672 में से अगर हम 1254 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में लाभ आ जाएगा कितना? ये 2, ये 1 और ये 4। ठीक है, नहीं 2 नहीं 8। ठीक है, कितना हो गया? 418 हो गया। 418 का लाभ हो गया। किस पे हो गया? 1254 पे। तो यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा, 418 बटा 1254 गुणा 100। ये इससे 3 बार कटेगा, 3। तो 100 बटा 3% इसकी हो गई। ठीक है, और 50% उसकी हो गई, अमन की। अब दोनों का अनुपात देख लेते हैं। तो 50 अनुपात 100 बटा 3, 3 इधर चल जाएगा, तो ये हो गया 150 अनुपात 100, यानी कि 3 अनुपात 2, या फिर 3 बटा 2। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा आपको ये? इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें बस कैलकुलेशन करनी थी थोड़ी सी और वैल्यूज़ को कट करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये क्वेश्चन ऐसे है। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस अपॉन साइन ए। ठीक, 1 प्लस कॉस ए है ये। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। साइन ए एलसीएम लिया तो यहाँ से क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस ए का इसमें डिवाइड दिया तो साइन ए बचा। साइन ए को साइन से ए से गुणा किया तो साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ से साइन ए से साइन ए कट गया, 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं अगली स्लाइड पे। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। ठीक है, कॉस ए अपॉन में है ही अपने साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये 1 है। अगर हम इसको लिख दें एक बार, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है, प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये क्या हो गया? 2 बराबर प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए
1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो 2 1 प्लस कॉस ए बचेगा अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट गया, बचेगा 2 अपॉन साइन ए। 2 अपॉन साइन ए क्या होता है? 2 कोसेक ए। ये हो गया आपका लेंथी तरीका, यानी कि 2 कोसेक ए इसका आंसर होगा। और ये बहुत ही लेंथी तरीका हो गया। अभी आप इसमें क्या करें, मेरा मानना ये है कि ये जो है इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में आप डिग्री का मान रख लीजिए, ठीक है। या तो डिग्री का मान रख लीजिए, या फिर आप यहाँ से हम पाइथागोरस लगाते हैं ना, 3 4 और 5, तो ये 3 4 और 5 रख के देखेंगे तो अभी आपकी वैल्यू सेट हो जाएगी। तो यहाँ से साइन ए क्या होता है? LAN के, तो साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 3/5 प्लस, तो वो थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगी, इस साइन कॉस के चक्कर में नहीं फंसोगे, तो आसानी से आप ये क्वेश्चन को टिक कर सकते हो, ठीक है। ये एक नया तरीका है। आप अगर वैल्यू पुटिंग करते हैं 45 डिग्री रखते हैं, तो 45 डिग्री में आपकी ये 2 वैल्यूज़ हैं जो एक जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर, सरल कीजिए। सरल करते हैं, 12/3 यानी कि यहाँ से 4 हो गया, गुणा 8 7 15 में से 3 गया तो 12, 12 चौक 48, यही इसका आंसर है। आंकड़े दे रखे 9 3 5 4 4 5 और y का माध्य y दे रखा है, बहुलक क्या होगा? देखिए आपको दे रखा है, माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 4 + 5 + y बटा संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग दे दिया, ये किसके बराबर है? y के बराबर। इधर 7 चला गया तो ये हो गया 7y, ठीक है। 7y हो गया, तो 9 और 3 12 और 5 17, 17 और 4 21 और 4 25 और 5 30 प्लस y बराबर 7y। ये y इधर चला गया तो कितना बच गया? 6y। 6y बराबर क्या हो गया? 30 हो गया। तो y बराबर क्या आ गया आपका? 5 आ गया। अब y की वैल्यू क्या आ गई आपके? 5 आ गई। अब बहुलक देखिए, सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट होता है वही बहुलक होता है, तो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट कौन सा हो रहा है? 5 ही हो रहा है, तो 5 इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21, तो आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³, ठीक है। तो 2/3 गुणा 22/7, आर कितना दिया हुआ आपको? 21 गुणा 21 गुणा 21, तो 3 और 7 21 से 21 कट गया, ठीक है। 22 दूनी 44 गुणा 441, 21 का स्क्वायर 441 करिए, 44 से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 को इससे, तो 1764, फिर 4 से वापस किया तो 1764, ठीक है। ये 4, ये 0, 7 और 6 13, 1 8 और 1 9 और 1 17,000, 4 बनेगा यहाँ, 7 और 6 और 7 13 और 1 ये थी 4, तो 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं एक ही समय पे, और हमने इसका सॉल्यूशन भी देख लिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने समय में स्वयं की 16 गुना हो जाएगी? इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, और एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि 10 वर्ष में 2 गुनी होती है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है तो 20 वर्ष में ये 4 गुनी हो जाएगी, 30 वर्ष में ये 8 गुनी हो जाएगी, और 40 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। अगर आपसे आगे पूछा जाता 50 वर्ष में 32 गुनी हो जाएगी, और 60 वर्ष में 64 गुनी हो जाएगी। तो आपसे कितना पूछा है? 16 गुना पूछा है, तो कितने वर्ष में हो जाएगा? 40 वर्ष में हो जाएगा। यही आपका आंसर है। इस टाइप के जो शॉर्ट ट्रिक के साथ में हमने एक क्लासेज ले रखी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो एक बार देख लीजिएगा। उसमें भी हमने कुछ बेसिक, जैसे किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, किस्त वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उनका भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो उसमें हमने सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप किस्त वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 45, 78 और 117 का में से क्या होगा? देखिए भाई, 45, 78 और 117 का में से क्या होगा? 5 हो नहीं सकता, एक बार देख ले, क्यों? क्योंकि 78 और 117 में 5 नहीं आता, ठीक है। और 9 देखिए, 9 का देखें तो यहाँ तो जा रहा है, लेकिन 78 में 9 का नहीं जाता, तो 9 भी नहीं होगा। 7 का देखें तो 78 में 7 का भी नहीं जाता, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
एक तरीका तो ये है, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लें, क्योंकि छोटी सी संख्या थी और छोटे छोटे ही ऑप्शन दे रखे, ज़्यादा बड़े ऑप्शन है नहीं, सिंगल डिजिट ऑप्शन थे। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन नहीं देखने तो 78 माइनस 45 कर ले, 3 और 3 33, और 117 में से 78 कर ले तो ये बनेगा 9 और 3 39। 33 और 39 में ऐसी कौन सी संख्या है ऑप्शन के अंदर जिससे डिवाइड जाता है, तो 3 है, 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज के फॉर्मूला क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा d1 इंटू d2। 1/2 d1 यानी कि विकर्ण यानी कि डायगोनल 1 कितना है, 12 है। दूसरा डायगोनल कितना है, 15 है। 12 से 2 कट जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, 15 6 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, बढ़िया, अगले प्रश्न के। निकटतम मान ज्ञात कीजिए। निकटतम मान वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो एक बार ये जरूर से प्रैक्टिस करके जाइएगा। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 126 लिख सकते हैं। माइनस 35 92 में क्या लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। प्लस ये कितना है, 4 है, गुणा इसको 16, तो 16 चौक 64, 126 माइनस 36 प्लस 64। तो पहले प्लस वाली को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 64 जोड़ें आप, 0 ये 9, 190 में से 36 कम कर दें, कितना बचेगा, 154 बचेगा। ठीक है, और आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। ये निकटतम मान वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, रूट 144 प्लस रूट 0.0169 माइनस रूट 4.41 का मान क्या होगा। तो रूट 144 का तो सीधा सीधा हमने 12 लिख दिया प्लस। अब इस टाइप के रूट को सॉल्व करने का एक बेसिक सा तरीका बता दूं, बटा कितनी जीरो पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 4 अंक थे, तो 4 जीरो लगा दो, रूट प्लस सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस 441 है, बटा पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 2 अंक थे, इसका रूट। ये करिए, ये 13/100 रहेगा, रूट हटाते फिर ये रहेगा 21/10, ये 12 है ये। अब 13/100 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.13 लिख सकते हैं, तो 12 प्लस 0.13, ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 2.1 लिख सकते हैं। 12 में 0.13 जोड़ा तो 12.13, ठीक है, और यहाँ से 2.10 माइनस कर लेते हैं, 03, ये हो गया 10, तो 10.03 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट का रूट है इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आप क्या पॉइंट लगाने में दिक्कत या आपको परेशानी आ सकती है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर है, व्यास 12 है, तो आर हो गया 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 से कटो 2 बार, 4 दूनी 8 गुणा 36 कर लेंगे। ऑप्शन में आपको पाई वाले ऑप्शन दे रखे हैं, तो पाई को पाई छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, तो पाई हम बाद में लगा देंगे। 8 6 48, 4 8 24 और 4 28, 488 पाई आपका करेक्ट आंसर है। 488 पाई क्यूब, क्यूब लगेगा ये, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि आयतन पूछा है, ये सब में है ना, स्क्वायर गलत लग गया, ये क्यूब लगेगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, 2000 में मोनू की आयु हम मान लेते हैं x है, और उसकी बहन की आयु हो गई y। ठीक है, अब देखिए 2000 में मोनू की आयु हो गई x और बहन की हो गई y, तो ये लाइन पढ़े, तो 2000 में मोनू की आयु यानी कि x बराबर 3y के यानी कि 3 गुना के बराबर है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बोल रहा है 10 वर्ष बाद यानी कि 2010 में 10 वर्ष बढ़ेगा, ये भी 10 वर्ष बढ़ेगी, y प्लस 10, तो ये क्या होगी, बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक है, यानी कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये 24 के बराबर आएगा, तो यहाँ से हम डिफरेंस ले लेते हैं, तो x प्लस वाई माइनस वाई माइनस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 माइनस वाई माइनस 10 बराबर हो गया अपना 24। ये इधर से माइनस 10 कैसे हुआ, क्योंकि बाहर माइनस है, इधर से इधर जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि या फिर 10 से 10 काट दो, तो x माइनस वाई बराबर क्या है, 24 है। ठीक है, और यहाँ आपको क्या दे रखा है, x बराबर
3y दे रखा है, तो x की जगह पर अगर हम 3y लिख दें तो 3y माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 24 आ गया। तो 2y बराबर 24 आ गया, तो y बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। अब क्या बोल रहा है आपको, 2000 में थी ये y, 2010 में अभी आयु पूछ रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी 12 प्लस 2010 में ये हो गई 22। तो ये इसकी 3 गुनी है, 12 36 प्लस 10 यानी कि 46 साल हो जाएगी। 36 कैसे हो गया, 3y के बराबर, और अभी वर्तमान की आयु 10 साल, तो मतलब 2010 की आयु चाहिए तो 10 साल और ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 46 हो गया। समझ में आ गया आपको। तो कितनी एज हो गई इसकी, मोनू की एज हो गई 46 वर्ष। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2 ब्रैकेट ऑफ 5x माइनस 3 प्लस 3 इंटू 3x माइनस 5 बराबर 93 है, तो x का मान क्या होगा। इसको खोलें तो 10x माइनस 6 प्लस 9x माइनस 15 बराबर 93। तो -6 और -15 क्या हो गया, -21 है, -21 इधर जाएगा तो +21 हो जाएगा, +21 कर दो, 4 14, 10 और 9 19 हो गया, 19x बराबर क्या हो गया 114 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ से 6 आ गया, 19 से 6 बार कटेगा, 6 आ गया, 6 ही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण है ये वाला, 6 माइनस 5x² माइनस 8x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए इसमें इक्वेशन देखिए थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, तो सही से इक्वेशन बनाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। ये दे रखा है आपको 5 माइनस 5x² माइनस 8x प्लस 6, ये इक्वेशन दी हुई है आपको, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फल पूछा है, गुणनफल क्या होता है, C/A होता है। तो C कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है, A क्या दे रखा है -5 दे रखा है, तो 6 - 5 यानी कि -6/5 आपका आंसर हो जाएगा। इस इक्वेशन को सीधा जमाना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने ये ऐसे के ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करी तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो एक बार इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में यानी कि समीकरण के फॉर्मेट में जरूर जमा लीजिएगा। इसको क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो छोड़ के आए होंगे, छोड़ के आए थे, 2-3 की मैंने देखा भी है, तो वो क्या है आंसर की में उन्होंने क्वेश्चन ही क्विट कर दिया, हालांकि टाइम दिया होगा कि समझ में नहीं आया होगा। तो आप क्या करें, इसको इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की फॉर्मेट में जमा लें, और बेसिक सा क्वेश्चन है फिर आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। समान मार्ग पर समान चाल से यात्रा पूरा करने के लिए समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितनी मिनट लगेगी। देखिए कोई दूरी है यानी कोई डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर किसे जाता है, माइनस कोई 60 किलोमीटर से जाता है, डिफरेंस कितने का आता है 10 मिनट देरी और 5 मिनट देरी, यानी कि एक्चुअल में 5 मिनट की देरी होती है, 5/60, ठीक है। अगर यहाँ जल्दी पहुँच जाता तो हम उसको जोड़ देते, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं 300, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 5x बराबर 5/60। 60 से कितनी बार 5 बार, ये 5 और 6x माइनस 5x क्या बन गया, x बन गया, ये 5 गुणा 5 क्या हो गया 25 हो गया। तो अगर यहाँ पे आपसे दूरी पूछ ली जाती तो दूरी कितनी है 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं वो, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि समय कितना लगेगा एक्चुअल, तो देखिए अगर 25 किलोमीटर की दूरी जाता है, 50 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो कितनी मिनट लगेगी, 30 मिनट लगेगी। कॉमन सा क्वेश्चन हो गया कि 25 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं हम, तो 30 मिनट लगेगी, यानी कि आधा घंटा है, आधा है यहाँ से, तो आधा घंटा लगेगा। अब ये जो आधा घंटा लगता है वो क्या है 10 मिनट की देरी है, तो राइट समय क्या हो जाएगा 10 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, तो इसका राइट समय आएगा। तो 30 मिनट में से अगर हम 10 मिनट को माइनस करते हैं तो इसका राइट समय क्या आ जाएगा 20 मिनट का राइट समय आएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा 20 मिनट में पहुँचने के लिए स्पीड को सही करना पड़ेगा, और इसका जो सही पहुँचने का जो समय है वो है 20 मिनट। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और फिर भी वह 10% का लाभ कमा लेता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य के से कितने प्रतिशत अधिक है। माना कि अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100, यानी कि 30% की छूट देगा, यानी कि 30 रुपये माइनस करेगा, बचा 70 रुपये। 70 रुपये में भी ये 10% का लाभ है, यानी कि 100/110 है, तो यानी कि 700/11, ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ से आपको 100 रुपये पे जाना है, क्या करना है 700/11 से आपको 100 पे जाना है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें, क्या बनेगा
400/11/700/11। ठीक है, 400/11 कैसे आया? देखिए यहाँ 1 लिया, 11 एलसीएम ले लिया, 100 में से करेंगे तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो आप माइंड नहीं करें। 11 तो क्या बन गया? 1100 माइनस 700, यानी कि 400/11 बढ़ा, किससे बढ़ा? 700/11 से, तो 700/11 गुणा 100 करेंगे हम। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 400/7 है, 400/7% है। ठीक है, अब 400/7 है तो 7 से काटे इसको, 7 5 35, बचा कितना? 5, 7 7 49, बचा कितना? 1/7, 57 सही, 1/7 या 57, 1/7 को क्या बोलते हैं? 0.14 बोलते हैं, तो 57.14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगा के अगर शांत चित्त से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन एक्चुअल में राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि धनराशि को 4 सदस्यों ए बी सी और डी में के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि सी को डी से 720 रुपये अधिक मिले तो डी का हिस्सा क्या है? तो यहीं से देख लें, सी को डी से कितने मिलते हैं? 6 रेशियो मिलता है। 6 का मतलब क्या दे रखा है आपको? 720 दे रखा है, तो आपको किसका चाहिए? 3 का चाहिए, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 720/6 गुणा 3, 3 से ये 2 बार, 2 से ये 360, 360 बार, तो डी का हिस्सा क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप यहीं से ऐसे ही सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप इसका अगर डिफरेंस निकालने लगेंगे, टाइम लगाएंगे, तो क्वेश्चन फालतू का गिर जाएगा। नहीं तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकेंड में तय करता है, समान चाल से 6 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगा? देखिए भाई, 4 मिनट और 10 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? सेकंड में बदल लें इसको, 4 × 60 + 10 यानी कि 250 सेकंड। 250 सेकंड में कितनी? 2.5 किलोमीटर की। 2.5 किलोमीटर का मतलब होता है 2500 मीटर बेटा 250, यानी कि यहाँ से अपना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई। आपको कितना चलना है? 6 किलोमीटर, यानी कि 6000 मीटर चाहिए बेटा। 10 का भाग दे दिया 10 मीटर, तो यानी कि 600 सेकंड। अब 600 सेकंड है, अपने को ऑप्शन किस में दे रखे हैं? मिनट में दे रखे हैं, तो 60 से भाग दे देंगे, कितना मिनट हो गया? 10 मिनट हो गया। तो 10 मिनट में ये 6 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा, यही आपका आंसर है। अब इतना आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप अगर 2.5 किलोमीटर देख के या 4 मिनट और 10 सेकंड देख के कन्फ्यूजन होता है तो वो आपकी गलती है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसान है। समझ में आ गया? बड़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक घनाव जिसकी विमाएँ 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर है, घनाव में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ क्या होगी? तो घनाव में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला है √L² + B² + H²। अगर आपको सबसे बड़ी छड़ पूछ ले तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएं और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। L क्या है? आपको 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस B 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस H का स्क्वायर 25, क्या बन गया? 50 बन गया। रूट का 50 क्या होता है? 5√2 होता है। यही आपका आंसर है। अगर आपको 5√2 मीटर अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको रट्टा मार लो कि अगर घनाभ के अंदर कोई भी छड़ रखी जाती है तो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा L² + B² + H² का रूट। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, 5√2 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही है, आपसे हो रही है या मेरे से गलती से हो गई, वैसे तो नहीं हुई है, पर आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी परेशानी आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। और अभी तक चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मॉक टेस्ट बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं एग्जाम के अंदर। जैसे आप ये मॉक टेस्ट एग्जाम में दे के और एग्जाम देने जाएंगे, आपको हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको क्वेश्चन करने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।